हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड इन डायबिटीज़ मेलाइटस। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द ड्रग्स, हम लोग पहले देखेंगे कि हमारी बॉडी में जनरल फिजियोलॉजी क्या होती है, देन उसमें पैथोलॉजी क्या हो रही है जिसकी वजह से हमको डायबिटीज़ हो रहा है, एंड नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द ट्रीटमेंट, दैट इज़ फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो द फूड मूव्स ऑन टू द इंटेस्टाइन। तो जैसे ये हमारा इंटेस्टाइन है, तो जो खाना होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर्स। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होती है इनटू सिंपलर वंस। अब सिंपलर वंस में क्यों हमको तोड़ना ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ द अब्जॉर्प्शन। तो जो हमारी यहाँ से गट की एपिथीलियम है, यहाँ से जो सिंपल शुगर होती है दैट कैन बी ईजिली अब्जॉर्ब्ड। अब जो यहाँ से अब्जॉर्ब होती है, ये अब्जॉर्ब होने के बाद में जाती कहाँ है? तो दिस विल गो ऑन टू द ब्लड। तो दिस इज़ आवर ब्लड वेसल। तो ब्लड में जैसे हमारे पास में लेट्स से दिस वन इज़ अ ग्लूकोज। तो अगर जैसे हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ट्रांसफ़र हुआ, देन इसको ब्लड के देन ग्लूकोज को क्या होना है? सबसे पहले देखो ग्लूकोज का फेट क्या है। या तो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में यूटिलाइज हो जाएगा, मतलब एनर्जी बनाने में यूज़ हो जाएगा, या फिर ये जाके स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली दो पाथवेज है हमारे पास। तो दो के लिए सबसे पहले जैसे जो हमारा ग्लूकोज है फॉर इट्स स्टोरेज, इसको ना अपने साथ में इंसुलिन को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंसुलिन इसके साथ में नहीं है तो इसका स्टोरेज नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो ग्लूकोज है, अब हमारे पास में स्टोरेज ऑर्गन कौन कौन से हैं? स्टोरेज ऑर्गन हो सकते हैं हमारे पास में मसल, जहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। एक तो मसल, देन एडिपोसाइट्स, एंड देन वी हैव और लिवर। ठीक है, ये तीन ऐसे ऑर्गन हैं, मसल्स, एडिपोसाइट्स एंड लिवर। ये तीन ऐसे ऑर्गन है जहाँ पर ग्लूकोज जो है हमारा स्टोर होगा। तो अब ग्लूकोज को स्टोरेज के लिए इंसुलिन को साथ में लेके आना है। मैंने बताया पहले क्यों लेके आना है, बिकॉज जो हमारे पास में मसल्स, एडिपोसाइट्स और लिवर हैं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है जिससे ग्लूकोज अंदर जाने वाला है, विच इज़ GLUT4। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है GLUT4 इज़ अ इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। तो जैसे कि GLUT4 हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो ग्लूकोज भाई साहब अकेले आएंगे तो ये कह देंगे नहीं नहीं हम नहीं लेते, हमको तो इंसुलिन भी चाहिए। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा। तो ग्लूकोज भाई साहब को ये बात पता है, ये पहले जाएंगे। अब इंसुलिन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? पैनक्रियास के पास। तो ग्लूकोज जो है हमारा, ये जाएंगे पैनक्रियास के पास में। तो अब जो हमारा पैनक्रियास है, पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन होता है बीटा सेल्स में। एवरीबडी नोज दिस। ये है हमारा बीटा सेल। पैनक्रियास में दो सेल होते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागन प्रोडक्शन करता है, जो कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है इन द ब्लड, एंड बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन प्रोडक्शन करता है विच रिड्यूसेस द ब्लड शुगर लेवल। तो अब जो बीटा सेल है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर है GLUT2। ठीक है, तो यहाँ से जो ग्लूकोज आएगा ये डायरेक्टली हमारे अंदर चला जाएगा बीटा सेल के अंदर। ठीक है, अब जो बीटा सेल है उसके अंदर की मैं आपको मैकेनिज्म बताती हूँ कैसे इंसुलिन सिक्रीशन होता है। तो पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे दिस इज़ आवर बीटा सेल। तो आप ये याद रखें कि बीटा सेल के अंदर में हमारे पास में मेनली तीन चीज़ें हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ GLUT2, and the second one is the first one is GLUT2 and the second one is potassium channel, and the third one is calcium channel। ठीक है, तो अभी हम इंसुलिन सिक्रीशन का स्टेप्स देखने वाला है। आप पहले याद कर लीजिए, हमको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है यहाँ पर। सबसे पहले GLUT2 जो कि हमारी ग्लूकोज की एंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद में पोटाशियम चैनल एंड कैल्शियम चैनल। तो
सबसे पहले होगा कि दिस पोटाशियम चैनल आर ATP डिपेंडेंट पोटाशियम चैनल। ओके, तो सबसे पहले GLUT2 जो है, इससे ग्लूकोज की एंट्री होगी हमारे पास में बीटा सेल्स के अंदर। अब जो ग्लूकोज है दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और हमको पता है इस कन्वर्जन के बीच में रिलीज़ होता है कि ATP का मॉलिक्यूल। तो जो ATP का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है, नॉर्मली दिस पोटाशियम चैनल रिमेन्स ओपन एवरी टाइम। तो हमारा जो पोटाशियम है वो इन्फ्लक्स होता रहता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया विच जनरेटेड एन ATP मॉलिक्यूल, और ATP जो था इसने जाके भाई साहब ब्लॉक कर दिया इस पोटाशियम के इन्फ्लक्स को, ठीक है। तो जैसे ATP आया ऐसे पोटाशियम का इन्फ्लक्स ब्लॉक हो गया। अब पोटाशियम का इन्फ्लक्स ब्लॉक हुआ तो हमारी अंदर की जो मेम्ब्रेन थी वो डीपोलराइज हो गई, ठीक है। तो जैसे डीपोलराइजेशन हुआ ऐसे डीपोलराइजेशन पहुंचा इस कैल्शियम चैनल के पास में। अब कैल्शियम चैनल के पास जैसे डीपोलराइजेशन पहुंचा, ऐसे कैल्शियम चैनल जो है ओपन हो गए। ओपन हुए तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। अब हमको पता ही है कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है तो क्या होता है, रिलीज़ ऑफ इंसुलिन। हमारे पास जो इंसुलिन बना रखा था इस बीटा सेल्स के अंदर, अब वो वेसाइकल में फिल होके बाया ट्रांसपोर्ट जो है इंसुलिन रिलीज़ होगा बीटा सेल्स से, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, बेसिकली हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन कैसे होता है, बीटा सेल्स के अंदर होता है। हमने बताया 3 इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ें याद रखनी है, एक GLUT2, देन पोटाशियम चैनल विच इज़ ATP सेंसिटिव, एंड कैल्शियम चैनल। सबसे पहले GLUT2 जो होगा वहाँ से ग्लूकोज की एंट्री होगी, ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसके हेल्प से हमारे पास ATP प्रोडक्शन होगा। ATP जो होगा वो जाके पोटाशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा और पोटाशियम का इन्फ्लक्स जो है वो बंद हो जाएगा। तो जैसे ही पोटाशियम का इन्फ्लक्स बंद होगा ऐसे ही हमारे पास में जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी, एंड आफ्टर डीपोलराइजेशन जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम की एंट्री होगी और वो इंसुलिन को बाहर फेंकेगा, इंसुलिन का इफ्लक्स कराएगा। तो दिस इज़ द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब ये तो हो गया हमारे पास में कि जो हमारा ग्लूकोज था वो बीटा सेल के पास आया, उसने इंसुलिन रिलीज़ कराया। अब इंसुलिन हमको पता ही है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको रिड्यूस करेगा, ब्लड शुगर लेवल को। और साथ में जैसे हमारे बीटा सेल जो होता है इससे 2 चीज़ें रिलीज़ होती हैं, एक तो होता है हमारे पास में इंसुलिन रिलीज़ होता है और एक हमारे पास में एमाइलिन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो रिलीज़ होता है वो तो डायरेक्टली हमारा जो सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो ब्लड शुगर लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। और जो अमाइलिन होता है ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली एक्ट करता है, ये ग्लूकागन का सिंथेसिस जो है वो कम कराता है, मतलब ये ग्लूकागन का रिडक्शन कराएगा। और ग्लूकागन क्या करता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा होता है, तो ग्लूकागन कम होगा तो ब्लड शुगर लेवल विल बी डाउन, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि ग्लूकोज आया पैनक्रियास के पास। अब हमने देख लिया कि ग्लूकोज ने इंसुलिन को अपने साथ ले लिया, ठीक है। हमको क्या चाहिए था, ग्लूकोज भाई साहब को यहाँ स्टोर होने के लिए क्या चाहिए था, साथ में इंसुलिन चाहिए था। अब ये जाके इन्होंने इंसुलिन ले लिया है। अब जो ग्लूकोज है वो हमारे पास यहाँ आ सकते हैं इंसुलिन के साथ और स्टोर हो सकता है। तो दिस इज़ द बेसिक फंक्शन। एक चीज़ और, जो हमारी यहाँ पे सिंपल शुगर्स होती हैं, एपिथेलियल से जो ग्लूकोज रिलीज़ होता है यहीं पे साथ में एपिथेलियल सेल्स कुछ रिलीज़ करती हैं विच इज़ और GLP-1 और GIP, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये कुछ पेप्टाइड्स होती हैं जो कि हमारा तो ये जो हमारी एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन होती है ये ग्लूकोज के साथ में कुछ पेप्टाइड्स रिलीज़ करती है जिनका नाम है GLP-1 एंड GIP। GLP स्टैंड्स फॉर ग्लूकागन लिंक्ड पेप्टाइड 1 एंड GIP इज़ फॉर ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब जो ये पेप्टाइड्स होती हैं इनका रोल क्या होता है, बेसिकली ये भी ग्लूकोज के साथ में जाकर हमारे इंसुलिन का सिक्रीशन जो है इन्हांस कराती हैं। बट इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है
ये बहुत जल्दी जो है मेटाबोलाइज हो जाती हैं बाय DPP4। इट्स एन एंजाइम जिसका फुल फॉर्म है डाई पेप्टिडिल पेप्टाइडेज 4। ये जो है इन पेप्टाइड्स को जल्दी से ब्रेक डाउन कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है। और ये जो पेप्टाइड्स थी वो क्या करा रही थी, इंसुलिन का सिक्रीशन करा रही थी, बट जैसे ही ये मेटाबोलाइज हो गई तो अब इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम हो गया। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग जो हमारे पास में हो रही है हमारी नॉर्मल बॉडी में। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में डायबिटीज़ में प्रॉब्लम क्या हो रही है और हम उसको क्योर कैसे करने वाले हैं। तो डायबिटीज़ में जो हमारे पास में मेन प्रॉब्लम है, देखो सबको पता है दो टाइप की डायबिटीज़ होती है हमारे पास में, टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, अब टाइप 1 में क्या होता है, ये जो है मोस्टली चिल्ड्रंस में देखे जाते हैं एंड ये अडल्ट्स में होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो टाइप 1 होता है यहाँ पर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है हमारे बीटा सेल्स का। क्या होता है, ऑटो इम्यून बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। और अब बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंसुलिन जो है वो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक कर जाएगा और हमारे पास में डायबिटीज़ मैनिफेस्टेशन होगा, हमारा डायबिटीज़। ठीक है, और जो हमारा टाइप 2 होता है इसमें क्या होता है, देयर इज़ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टूवर्ड्स इंसुलिन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बीटा सेल को कुछ नहीं हो रहा है, बीटा सेल एकदम ठीक है, इंसुलिन भी हमारे पास में प्रॉपर रिलीज़ हो रहा है, बट इंसुलिन जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं उनमें किसी ना किसी मैकेनिज्म से रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, अब इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। बेसिकली प्रेजेंट तो है बट काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, अब जो हमारे पास में डायबिटीज़ के टाइप 1 और टाइप 2 हैं, दोनों का जो ट्रीटमेंट है उसका प्रोसीजर बहुत अलग है। हमारे पास में यहाँ पर बीटा सेल जो है डिस्ट्रक्शन हो गया, बीटा सेल ख़त्म हो चुके हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ध्यान देना, इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट अगर इंसुलिन हम कहीं बाहर से दे दें तो वो फंक्शन प्रॉपर करेगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट नहीं है तो हमको उसको प्रेजेंट कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रीटमेंट होगा वो बेसिकली होगा इंसुलिन, और इंसुलिन मोस्टली हम इंजेक्टेबल देता है। तो यहाँ पर हमारा ट्रीटमेंट होगा इंजेक्टेबल इंसुलिन। ठीक है, जबकि टाइप 2 जो है यहाँ पर हमारे पास में रेजिस्टेंस है, तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। अगर इनसे मोस्ट प्रोबेबली काम नहीं बनेगा तो विल मूव ऑन टू द ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ठीक है, अब रोज़ रोज़ पंक्चर करना, इंसुलिन इंजेक्शन देना, इट्स नॉट ईजी ना। और वैसे भी हमारे पास में कॉमन कौन सा होता है, टाइप 2 होता है, तो मोस्टली पेशेंट्स में टाइप 2 देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकेंड इज़ ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स देंगे। इससे भी काम नहीं बनता है देन विल मूव ऑन टू द इंसुलिन इंजेक्टेबल। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। टाइप 1 जो है उसमें हमको इंसुलिन ही देना है, बिकॉज इंसुलिन बन नहीं रहा है तो बेसिकली कमी है, तो कमी को पूरा तो करना पड़ेगा। टाइप 2 जो है वहाँ पर हमको ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स से हम लोग काम चला सकते हैं। रेजिस्टेंस है तो उसमें अलग अलग लेवल पे ये चीज़ें काम करती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं इसका क्लासिफिकेशन क्या है एंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ठीक है, तो जो हमारे ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होता है, हमने क्या देखा, पहली बात हमारे पास में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है। टाइप 2 जो है उसमें इंसुलिन तो ठीक बन रहा है हमारे पास में, बट रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, तो अब हम लोग दे रहे हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग। तो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग जो होती है वो हमारे पास में चार तरीके का क्लासिफिकेशन है हमारे पास। पहला जो है वो क्या करते हैं, एनहांस करता है इंसुलिन सिक्रीशन को, कि इंसुलिन का सिक्रीशन जो है
अब जैसे जो हमारा टाइप 2 है उसमें क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ द सेल्स कम हो गया है, इसलिए तो जो हमारा इंसुलिन है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है बट वो काम नहीं कर रहा है। तो अगर हम इंसुलिन को और एक्स्ट्रा बढ़ा दें तो मे बी पॉसिबल जो हमारी सेंसिटिविटी है उसका जो लेवल बढ़ा हुआ है उसमें इंसुलिन जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाए। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं कि पैनक्रियास पे एक्ट करा के हमको इंसुलिन सिक्रीशन एनहांस करना है। ये तो हो गया हमारा एक। नेक्स्ट चीज़ हम कर सकते हैं कि जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है उस रेजिस्टेंस को ही ओवरकम कर ले, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग वी कैन डू इज़ जो कार्बोहाइड्रेट्स है या जो हमारी शुगर्स हैं उसका अब्जॉर्प्शन ही कम करा दें हम। तो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ही नहीं, तो इंसुलिन की उतनी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, तो हमको ब्लड शुगर लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये मैंने पहले बताया नहीं, जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं वो सिंपलर वंस में कन्वर्ट होती हैं बाय अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ठीक है। तो जो ये एंजाइम है ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम लोग क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ रहे हैं ओरल एंटी डायबिटिक का, जिसमें 4 क्लास हमको मेनली याद रखनी है। पहली, एक पैनक्रियास के लेवल पे जाके इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा देंगे। सेकेंड जो है, जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है उसको हम लोग कम करेंगे। थर्ड थिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट का अब्जॉर्प्शन कम कर देंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज़ मिसलेनियस ड्रग्स हैं, जो कि मैं आगे बताती हूँ आपको कैसे रोल है उनका। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। हमारे पास में ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है इसमें 4 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली तो है एनहांस इंसुलिन सिक्रीशन, नेक्स्ट वन इज़ ओवरकम इंसुलिन resistance, and the third one is retard carbohydrate absorption, and the fourth one is miscellaneous drugs, ठीक है। अब इंसुलिन का सिक्रीशन एनहांस करना है तो इसमें हम 2 चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। इंसुलिन का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा था, बीटा सेल से हो रहा था, ठीक है। सिक्रीशन कैसे हो रहा था, हमने देखा था वहाँ पे पोटेशियम चैनल का रोल आया था। तो अगर इंसुलिन का सिक्रीशन हमको बढ़ाना है तो पोटेशियम चैनल जो बाहर से ग्लूकोज आ रहा था वो क्या कर रहा था, एटीपी जनरेट कर रहा था, और एटीपी जाके पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रही थी, तब जाके इंसुलिन सिक्रीट हो रहा था। बट अगर हम आर्टिफिशियली इस पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दें बाय ड्रग्स तो क्या होगा, तो भी वो ये वाली स्टेप जो है वो कैंसिल हो जाएगी, बट यहाँ पर हमारे जो पोटेशियम यहाँ पे डीपोलराइजेशन डेवलप हो जाएगा और इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो हम इंसुलिन का सिक्रीशन कैसे करा सकते हैं, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करके, ठीक है। अब पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे पास में 2 कैटेगरीज के होते हैं। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये काम कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़, हमने देखा था कि जो GLP एंड GIP थे, जो कि हमारे पास में गैस्ट्रिक पेप्टाइड्स थे, मतलब जो गट से रिलीज़ हो रहे थे पेप्टाइड्स, वो यहाँ पे जाकर बीटा सेल्स पे जाके इंसुलिन का सिक्रीशन करा रहे थे। बट DPP-4 क्या कर रहा था, इनको जल्दी से तोड़ दे रहा था कि नहीं भाई तुम मत कराओ इंसुलिन का सिक्रीशन। तो अगर हम जाके DPP-4 को इनहिबिट कर दें और बोलें कि ये पेप्टाइड्स को बने रहने दो, तो ये जाएंगे इंसुलिन का सिक्रीशन एनहांस कराएंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं हम लोग DPP-4 इनहिबिटर्स, ठीक है। DPP-4 इनहिबिटर्स देंगे तो उसकी वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। तो ये तो 2 मेथड हो गए जिनसे हम लोग इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा सकते हैं। अब जो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है हमारे पास में, उसमें भी हमारे पास में ड्रग्स की जो कैटेगरीज है वो 2 हैं। एक तो हमारे पास में है सल्फोनिल यूरियाज, और दूसरा होता है हमारे पास में मैग्लीटिनाइड। इसको हम एक और नाम फिनाइल एलानिन एनालॉग से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में 2 क्लासेस होंगे।